सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र। अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। इसके पहले हमने अध्याय 15 जो पिछले वीडियो में आर्थिक क्रियाओं की समझ के बारे में समझे थे, जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित, उद्योग क्षेत्र से संबंधित और सेवा क्षेत्र से संबंधित इनके बारे में हम लोग समझे भी थे और किस तरीके से यह कार्य किया जाता था इनके बारे में समझे। बस उसी के आगे कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो दिया हुआ है, अगला जो हमारा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 1 जो कृषि क्षेत्र से संबंधित इस कार्य को समझाया गया है कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। आगे इसके अध्याय में हम समझेंगे। आज आगे बढ़ेंगे कृषि क्षेत्र, लेकिन इससे पहले हमने पिछले वीडियो में या अध्याय 15 में आर्थिक क्रियाओं की समझ के अंतर्गत, जिसमें शामिल था कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, किस प्रकार से कार्य किए गए थे और किस प्रकार से कार्य किया जाता है और कौन कौन से कार्य को कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में शामिल किया गया था। आइए हमारा जो अगला अध्याय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप का कृषि क्षेत्र के बारे में विस्तार एवं वर्णन के साथ पढ़ेंगे, जिसमें किस प्रकार से कृषि क्षेत्र का विकास एवं विस्तृत किया गया था। जैसे अर्थव्यवस्था के अनुसार अगर देखेंगे तो इसको 3 भागों में विभक्त किया गया था। जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हो जाता है, उद्योग क्षेत्र हो जाता है और सेवा क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जो इन वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो जो पिछले 60 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने या परिवर्तन के बारे में देखेंगे वह कृषि के क्षेत्र से। लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें कृषि एवं उससे संबंधित क्या रहते हैं क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि के साथ साथ क्या होते हैं लगान, जैसे क्या होता है इतिहास से संबंधित लगान वसूल किए जाते थे, जिसमें राजाओं द्वारा सामंतों के पास स्थायी सेनाएं संभव थी। लेकिन साथ साथ जब आगे विस्तार हुआ तब निर्भर वह शहरों की ओर विकसित हुए, जहां व्यापारी और दस्तकार की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई और बाजारों का भी लेन देन अत्यधिक बढ़ने लगा। इस प्रकार लोग कृषि से हटकर क्या करने लगे, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। और इन परिवर्तनों को बावजूद भी समाज में जो कृषि क्षेत्र उत्पादन के रोजगार को भी महत्वपूर्ण दिया गया या महत्वपूर्ण माना भी जाता है। आगे जैसे हम लोग देखे थे औद्योगिक क्रांति के बारे में आपने सुना भी होगा, जिसमें विकसित देशों का विनिर्माण का अर्थ होता है जैसे कारखाने बनने लगे। और इसमें क्या करते थे, जो लोग खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत लोग क्या हो गए, कारखानों में काम करने में शामिल हो गए और कारखानों के साथ साथ उन्हें सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुएं एवं लोग के उपभोग जो है करने लगे थे और उन्हें हमें सुविधाएं मिलने लगी थी, जिससे वह रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने भी लगे थे। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, विकसित देशों में जब यह बदलाव हुआ जिसमें रोजगार दोनों एक साथ बदले और कृषि क्षेत्र में जो लोग गए शामिल थे वह उद्योगों में भी काम करने लगे। इस प्रकार दोनों क्षेत्र का विकास होने लगा, जिससे दोनों में भी बदलाव एवं परिवर्तन दिखाई दिया। भारत में यही बदलाव इसी प्रकार से हो रहा है कि उनका स्वरूप किस प्रकार परिवर्तन किया गया है। आइए आगे देखते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। इसके अंतर्गत देखते हैं कि भारत जैसे एक विकासशील देश माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत इसमें अधिक से अधिक आबादी जो है कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है और वे स्वतंत्र रूप से देश के जो 72% जो लोग हैं कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं और उनका सकल घरेलू उत्पाद
इसके पहले वीडियो में अध्याय 15 के अंतर्गत आपको बताया गया था, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है और उसके अंतर्गत वह कार्य करते हैं। जैसे 60 साल बाद जब आज भी देश में क्या हो गए हैं, अधिकांश जो ग्रामीण परिवार है वह कृषि पर ही रोजगार पर क्या है मुख्य साधन मानते हैं और कृषि क्षेत्र ही उनका प्रमुख साधन ही लिया जाता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है जिसमें दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, वनोपज भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किए हैं 53% लोगों का रोजगार प्रदान मानते हैं। जो इस क्षेत्र में क्या करते हैं, वह अपने आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए मछली पालन, दुग्ध उत्पादन और वनोपज की सहायता से ही वह कार्य करते हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, सुधर सके। किंतु आज सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15% ही हिस्सा प्रदान रह गया है और इसमें कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद का बहुत योगदान कम है, लेकिन परंतु 60 वर्षों में लोगों को जो उद्योग या अन्य क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए रोजगार के लिए क्या थे, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बनी हुई थी और वह उनका जो निर्भर था कृषि क्षेत्र के अंतर्गत था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर क्या करते हैं, अन्य कार्य में भी संलग्न हो जाते हैं, लेकिन कृषि उत्पादन या अन्य कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है। जैसे अर्थशास्त्र की भाषा में बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है किसी भी क्षेत्र की आवश्यकता से अधिक लोग यदि रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जो अदृश्य एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं आगे। मान लीजिए कि किसी एक कृषक परिवार में 6 वयस्क सदस्य रहते हैं तथा उनके पास क्या है, 4 एकड़ भूमि है, लेकिन यह 6 सदस्य जो है कृषि कार्य करके इस क्षेत्र में 40 क्विंटल धान उत्पादन करते हैं। इन वयस्क सदस्यों में से किसी 2 सदस्य को अन्य कार्य क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। ये सदस्य कृषि क्षेत्र को छोड़कर क्या करते हैं, कोई नए रोजगार में चले गए, लेकिन अब इस कृषि भूमि पर केवल 4 सदस्य ही कार्य करते हैं और 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अन्य 2 सदस्य जो हैं कृषि क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य में चले गए थे। तो इसके लिए अन्य क्षेत्र में जो चले गए उनके लिए क्या था, कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जो 40 क्विंटल जो धान है उत्पादन वापस मिल ही गया था। अतः इस कृषि कार्य की आवश्यकता से अधिक अगर सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शा रहा है और इन सदस्यों को जो दूसरे क्षेत्र में चले गए या चले जाने से यह फायदा है कि उनके जो कृषक और उसके परिवार को होगा, क्योंकि आय बढ़ सकती है, आय का स्रोत है और दोनों सदस्यों की जो आय है वह अलग प्राप्त होगी, जिससे परिणाम स्वरूप जो कृषक परिवार की आय में वृद्धि मान सकते हैं। कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौती। आइए देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मानसून पर निर्भरता एवं जल संरक्षण। आइए देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से जल संरक्षण एवं मानसून पर निर्भर कैसे रहते थे। जैसे कृषि कार्य क्या होते थे, अधिकतर जो जल है या सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते थे और एक और जहां सामान्य रूप से जब वर्षा होती है तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक लाभदायक होती थी। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए, जिससे अतिवृष्टि या सूखा होने से क्या होते हैं, कृषि क्षेत्र में अत्यंत समस्या उत्पन्न हो जाती है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फसलों में विभिन्न प्रकार की जैसे बीमारियों में कीटों का प्रकोप, ओलावृष्टि आदि से भी कभी कभी क्या होते हैं, कृषि उत्पादन में कमी के साथ साथ लागत वापस मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं। और प्राकृतिक परिवर्तन के लिए क्या होता है,
कृषक हमेशा अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। जितना उनका जो मूल्य लगा रहता है वह वापस भी मिलना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में क्या होते हैं, वह कर्ज के कारण परेशान भी हो जाते हैं और कर्ज की दले दबते चले जाते हैं, जिससे उन्हें अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे 16.3 में यह बताया गया है, फसलों के लिए जो नुकसानदायक ओलावृष्टि, बर्फ का जो रहता है ओला, वह अगर फसलों में पड़ने से क्या हो जाती हैं, फसलें नुकसान हो जाती हैं, उससे अत्यधिक हानि होती है किसानों को, और उन्हें कृषि क्षेत्र में अत्यधिक परेशानी हो सकती है। किसी भी प्राकृतिक जो परिवर्तन से जूझने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की भी आवश्यकता होती है, जिसमें यह शामिल था कि बीमा, फसल बीमा होता है वो, फसल बीमा, अनाजों का संग्रह और मौसम की पूर्वानुमान के आधार पर फसल के प्रकार से चयन करें, और जैसे उपाय अपनाकर क्या करना चाहिए, इन समस्याओं से बचना चाहिए। जैसे आज हमारे देश में लगभग 45% जो कृषि भूमि है सिंचाई के विभिन्न साधनों से सिंचित है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा जो केवल मानसून पर ही निर्भर रहने वाला है, और यही सूखी खेती का भी क्या होता है, इलाका माना जा सकता है। यहाँ जल संरक्षण का पहला लक्ष्य यही महत्व है कि जल संरक्षण होना चाहिए। और यहाँ एक और जहाँ किसान जौ, चना, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ज्वार आदि की जब खेती करते हैं, या दूसरी ओर सिंचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई भूमिगत जल के माध्यम से की जाती है, और जो अत्यधिक भूमिगत जल का उपयोग करने से या दोहन करने से क्या होती है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है और हो सकता है जल संकट भी उत्पन्न हो सके। आइए देखते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे किसी एक व्यक्ति ने आपके घरेलू कार्य या सिंचाई के लिए क्या किया, वो नलकूप खुदवाएं, लेकिन वह उसे 20 वर्ष पूर्व सिर्फ 150 फीट की गहराई तक क्या हुआ, पानी मिल गया। लेकिन 5 वर्ष बाद अन्य ग्रामीण में ने भी क्या हुए, नलकूप खुदवाएं, लेकिन उन्हें 250 फीट तक पानी मिला, पर धीरे धीरे जल स्तर नीचे जाने से उस व्यक्ति को क्या हो गई, अनेक समस्या, जिससे वह उनका जो बोर है सूख गया, और इसके 3 वर्ष पश्चात उसने अन्य ग्रामीणों ने 300 फीट की गहराई तक नलकूप खुदवाया। लेकिन यदि यही क्रम चलता रहा तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जो भूजल स्तर है इतना घट जाएगा कि आने वाले समय में हमें अनेक संकट, जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, और भूजल के स्तर को समझना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हमें जल संरक्षण का करना चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए, व्यर्थ बहने से बचाना चाहिए, उनका सही उपयोग करना चाहिए। उपयोग होने के बाद हमें पानी अगर बह रहा है व्यर्थ, उसे हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और एक सही तरीके से जल का उपयोग करें, जिससे हमें आने वाले भविष्य के लिए भी क्या करना चाहिए, हमें संरक्षित करना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखना। आइए देखते हैं कि किस प्रकार इन उर्वरा शक्ति को बचाए रख सकते हैं। जैसे आपने तो हरित क्रांति योजना के बारे में सुना ही है, जिससे क्या होती है, उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकता है। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों आदि का उपयोग करने से हमें क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि दिखाई देती है, और फसलों में भी अधिक उत्पादन बढ़ने लगती हैं। कृषक वर्ग जो रहते हैं वो अपनी भूमि में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उत्पादन में तो वृद्धि हुई थी, लेकिन अनाज भंडारण बढ़ा, पर उसमें कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसे भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं, और इन जीवों के सड़न अपघटन के कारण ही क्या होते हैं, तरह तरह के पोषक तत्व भूमि पर बनते हैं। लेकिन रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग होने से, रसायन का प्रयोग होने से जो भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीव जो हैं
इनको प्रभावित कर रहे हैं और रसायनों के कारण सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं और इन जीवों के नहीं रहने से कृषि की जो उर्वरा है शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और उपजाऊपन भी कम होने लगा। इस तरीके से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इसमें कृषि कार्य कम होने लगता है। लेकिन कृषकों को इस बात का भी अनुमान है कि भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो रही है, वो जानते हैं, पर वे उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक खाद और फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए वह कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कृषि लागत काफ़ी महंगी होती जा रही है, आपको पता भी हो। लेकिन खेती के तरीके में कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे जैविक खाद के बारे में सुना ही होगा। जैविक खाद का उपयोग करना या मिश्रित बहुफसली कृषि अपनाना, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में सहयोग ले सकते हैं और इसमें कोई समस्या भी नहीं हो सकती और उर्वरक शक्ति जो है बढ़ सकती है। किसी एक ऋतु में बड़े क्षेत्र के सभी जो कृषक रहते हैं, कृषकों द्वारा एक ही तरह की फसल नहीं ली जाती। देखा ही होगा, किसानों ने अनुभव भी किया है कि इस कार्य में यदि किसी मौसम या प्राकृतिक परिवर्तन हो तो उस क्षेत्र के अनुसार क्या आना चाहिए, वैसी फसल लेनी चाहिए, जिसे मिश्रित या बहुफसलीय कह सकते हैं। और प्राकृतिक परिवर्तन होने के कारण हानि से फसल को बचाया भी जा सकता है। किसी गांव में अगर कृषक रबी के मौसम में विभिन्न खेतों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि का जैसे उपज करने लगे तो इनका परिणाम यह हो सकता है कि प्राकृतिक परिवर्तन से क्या होती है, फसल ही प्रभावित होती और शेष फसल भी बचा लिया गया है। इस प्रकार से यह कार्य किया जा सकता है और इसे ही बहुफसली फसल भी कहते हैं।